नमस्कार दोस्तों, इस कहानी का संबंध इंदौर के एक दूर दराज गाँव से है। यह 1930 की बात है। जिसने यह कहानी सुनाई उन्हें उनके दादाजी ने सुनाई थी। वे नाइयों का काम करते थे। आइए यह कहानी उनके दादाजी की जुबानी ही सुनते हैं। मेरा नाम हरिराम है। उस समय मेरी उम्र 26-27 साल की थी। मैं शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। हमारा खानदान बाल काटने का काम करता था, तो जाहिर है मैं भी बाल काटकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। उस समय लोग घूम फिर कर ही अपना कारोबार करते थे। कुछ एक लोगों ने अपनी दुकानें भी की हुई थी। मैंने भी गांव से दूर कस्बे में एक गली के एक पेड़ के नीचे छोटी सी दुकान जमा ली थी। वहीं पर लोग बाल कटवाने आते और अपनी जरूरत के मुताबिक अपने घर भी ले जाते। जैसे कभी किसी के छोटे बच्चे के बाल काटने हों या किसी मरीज के बाल काटने हों, इसलिए मुझे भी कई बार आसपास के गांव में जाना पड़ता था। बाल काटने के बदले ज्यादातर लोग खाने की चीजें ही देते थे, जैसे सूखा अनाज, घी, तेल, गुड़ आदि। पैसों का लेन देन उस समय बहुत कम होता था। यह घटना सर्दियों के शुरुआती दिनों की है। कस्बा हमारे गांव से 7 किलोमीटर दूर था। रास्ते में एक छोटा सा जंगल भी पड़ता था। मैं सुबह सुबह नहा धोकर भोजन कर अपने काम पर निकल जाता। कंधे पर थैला लटकाए अपने काम के बारे में सोचते हुए मस्ती में चलता जाता। कभी कभी मन में सोचता कि रातों रात अमीर हो जाऊं, मगर ये तो नामुमकिन था। एक दिन मैं अपने औजार थैले में डालकर कस्बे की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में मेरा एक मित्र मुझे मिल गया। यह मेरा पुराना मित्र था। बचपन में कुछ समय के लिए यह हमारे गांव में मेरे पड़ोस में अपने रिश्तेदार के यहाँ रहने आया था। तब से हम दोनों मित्र बन गए थे। तब उसने मुझे देखा तो अधिक जल्दी जल्दी डंग भरता हुआ बढ़ने लगा। मेरे पास आकर बोला, अरे भाई हरिराम, मैं तो तेरे पास आ रहा था। मैंने थोड़ा घबरा कर पूछा, सब ठीक ठाक तो है? तब उसने कहा, अरे बेटे के सिर में खुजलीदार दाने हो गए हैं। वैद्य ने कहा है किसी समझदार नाई से इसके बाल कटवा दो, बस इसीलिए तुम्हारे पास आ रहा था। अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया। मैंने उसे अपने स्वार्थ के चलते टालना चाहा, क्योंकि दोस्त होने के नाते न तो कुछ मांग सकता हूँ और अगर वह देगा तो लेने में भी शर्मिंदगी महसूस होगी। मगर उसने ज्यादा ही जबरदस्ती करके कहा, अरे नाई मेरे गांव में भी हैं, पर वैद्य ने कहा इसीलिए तुम्हारे पास आ रहा था। मैं तुम्हें पूरे दिन की दिहाड़ी दूंगा, तुम इस बात की बिल्कुल चिंता न करो। दोस्त ने ऐसा कहा तो मैंने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। फिर वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटने लगा। ना चाहते हुए मैं उसके साथ चल पड़ा। उसका गांव उस जंगल के दूसरी तरफ था। चलते चलते 20 मिनट बाद हम उसके घर पहुंच गए। मैंने उसके लड़के के सावधानी से बाल काटे और फिर उसने खाने पीने की पूछी तो मैंने साफ मना कर दिया। आस पड़ोस के 2-3 बुजुर्गों के भी मैंने बाल काटे। फिर तो मेरा भी मन वहां से उठने का न हुआ। बातों ही बातों में शाम ढल गई। फिर चलने की बात उठी तो उसने मेरी जेब में बाल काटने के बदले कुछ रुपए डाल दिए। ऊपरी मन से मैंने भी नानुकुर की, मगर उसने रुपए मेरी जेब में जबरदस्ती डाल दिए। मैं मन ही मन बड़ा खुश हुआ। फिर अपना थैला उठाया और गांव की तरफ आने लगा। तभी पीछे से उसने मुझे खास हिदायत देकर कहा, हरिराम, जंगल के उस पार तक रास्ते में कहीं भी मत रुकना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा कि ऐसा क्या हो जाएगा अगर रुकूंगा तो, क्योंकि उस समय लोग रातों में खूब पैदल आते जाते रहते थे और थकने पर कहीं भी पेड़ के नीचे सो जाते थे। मैंने उससे यही कहा, हाँ हाँ ठीक है भाई, कहीं नहीं रुकूंगा। मगर वह जल्दी से घर के अंदर गया और लालटेन जलाकर ले आया। उसने लालटेन मेरे हाथ में थमाकर कहा, हरिराम, अंधेरा हो गया है, चाहो तो रात में यहीं रुक जाओ। मैंने लालटेन लेकर आगे को चलते हुए कहा,
अरे अभी पहुंच जाऊंगा। घर में भी बच्चों की माँ चिंता कर रही होगी कि मैं अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा। मैं जैसे जंगल से बाहर निकला तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि बारिश का तो मौसम भी न था। अब मेरे पास बारिश से बचने का एक ही रास्ता था कि किसी घने पेड़ के नीचे खड़ा हो जाऊं और बारिश से बचने की कोशिश करूं। फिर सोचा क्यों नहीं चलता ही रहूं, मगर फिर कुछ सोचकर एक घने पेड़ के नीचे खड़ा ही हो गया। बारिश काफी समय तक होती रही। मैं भी परेशान होता रहा कि पता नहीं घर कब पहुंच पाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं दोस्त के घर पर ही रुक जाता। मैं इसी उधेड़ बुन में था, तभी पेड़ की डाल जोर जोर से हिलने लगी। मैंने ऊपर को देखा तो कुछ नजर न आया। फिर अचानक धप से कोई मेरे सामने जमीन पर आ गिरा। मैं हैरानी से आंखें फाड़कर उसे देखने लगा। फिर मैंने लालटेन को ऊपर उठाकर देखा तो वह एक लड़की थी। लंबे बालों वाली बड़ी ही सुंदर लड़की थी। उसकी उम्र 22 साल के आसपास थी। उसे देखकर मैं तो अपने होश ही भूल गया कि भला कोई लड़की इतनी सुंदर भी हो सकती है। मुझे इस बात का बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस रात के अंधेरे में इस पेड़ पर इतनी सुंदर लड़की क्या कर रही है। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। हिचकिचाते हुए वह कहने लगी, मैं लकड़ियाँ चुनने आई थी और फिर अंधेरा होने के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई। मैं किसी जानवर से डरकर पेड़ पर चढ़ गई। फिर वह चुप हो गई। उसको देखकर मेरे मन में जैसे हलचल सी मच गई। मैंने उससे बात करने के इरादे से पूछा कि तुम्हारा गांव कौन सा है। वह बोली, हमारा गांव जमुनापुर है और यहाँ से थोड़ी ही दूर है। हैरानी की बात ये थी कि मैं इसी इलाके का रहने वाला था, मगर कभी इस नाम का गांव नहीं सुना था। हम बातें करते रहे और बारिश भी थम गई। फिर वह बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वह तेज तेज कदमों से दूसरी तरफ चली गई। मेरा मन ऐसा हो रहा था कि बस पूरी रात यहीं बैठकर इससे बातें करता रहूं। उसके जाने के बाद मैं थोड़ा उदास सा हो गया। फिर उदासी से ही थैला उठाया और लालटेन उठाकर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। अब मैं ज्यादातर उस लड़की के बारे में सोचता रहता। मैंने एक दो लोगों से भी जमुनापुर गांव के बारे में पूछा तो सबने यही कहा कि इस नाम का गांव तो हमने नहीं सुना। मैं जब भी इस रास्ते से गुजरता उस पेड़ की तरफ खड़े होकर जरूर देखता और मन ही मन कहता, काश वह लड़की मुझे फिर दिख जाए। फिर एक दिन मैं उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और उस लड़की के बारे में सोचने लगा। फिर उठकर उस लड़की ने अपना जो गांव बताया था उधर की ओर चल पड़ा, मगर काफी देर चलने के बाद मुझे कुछ नजर न आया। मायूस होकर वापस लौटने लगा तो मेरे मन की चाई हो गई। वह लड़की लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठाए सामने से चली आ रही थी। मैंने उसके पास पहुंचकर कहा, अरे तुम कहाँ चली गई थी? तुमने उस दिन अपना नाम भी नहीं बताया। वह बड़ी हैरानी से मुझे देखती हुई बोली, क्यों बाबू, मुझसे कोई काम है क्या? मेरा नाम तो गोरी है। मैंने कहा, अरे काम तो कोई नहीं, बस वैसे ही पूछ रहा हूँ। फिर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, जो कहना चाहते हो बेहिचक कह दो, घबरा क्यों रहे हो? मेरे मुंह से अचानक ही निकल गया, तुम मुझे अच्छी लगती हो, बस और कोई बात नहीं। जब से तुम्हें देखा है मेरी बेचैनी बढ़ी हुई है। वह मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, मुझ में ऐसी क्या बात है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, बस मेरा मन करता है तुम्हारे ही साथ रहूं। फिर उस लड़की ने लकड़ियों का गट्ठर नीचे रखा और कमर पर हाथ रखकर बोली, हरिराम जी, आप शादीशुदा होने के साथ 2 बच्चों के बाप भी हैं। उसकी इस बात से मेरा दिमाग चकरा गया कि उसे मेरा नाम कैसे पता और ये कैसे पता कि मैं 2 बच्चों का बाप भी हूँ। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम हरिराम है? वह बोली, उस दिन आपने ही तो बताया था, मगर मैंने अपने दिमाग पर खूब जोर देकर सोचा कि मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया था। उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी और मैं बस सोच ही रहा था कि इसे मेरे बारे में कैसे पता चला।
तभी उसने लपक कर लकड़ियों का गट्ठर उठाया और उसी रास्ते पर चलकर गायब हो गई। अब तो मेरे मन की बेचैनी और अधिक बढ़ने लगी। मैंने अपनी पत्नी से भी सीधे मुंह बात करना छोड़ दिया। मैं रोज समय से पहले उसी जगह पहुंच जाता, माना कि मैं अपने काम पर लेट हो जाता, मगर उससे मिलने की तड़फ मुझे उधर खींच ले जाती थी ताकि वह मुझे नजर आए। फिर कई दिनों बाद जब मैं सुबह सुबह उधर से निकला तो वह उसी रास्ते पर अपने घुटनों में सिर दिए हल्की हल्की सिसकियां भर रही थी। मेरा तो जैसे दिल खिल गया, मगर अगले ही पल उसकी सिसकियां सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरा दिल किसी ने अपने शिकंजे में ले लिया हो। मैंने उससे कहा, गोरी क्या हुआ है, ऐसे क्यों रो रही हो? मैं उसके पास जमीन पर बैठ गया और उसका ढांढस बंधाने लगा। मैंने कहा, देखो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, सारी बात बताओ कि क्या हुआ है। फिर कुछ देर बाद वह सिसकते हुए बोली, क्या कहूँ बाबू, मैं अपनी बिरादरी के एक लड़के से विवाह करना चाहती थी। उसके बहकावे में आकर अपने घर वालों से ऊपर होकर घर से निकल गई और जब उसके साथ उसके घर पहुंची तो उसके घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बस अपने लड़के को घर के अंदर करके मुझे मारकर बाहर कर दिया। मैंने उस लड़के की तरफ देखा तो वह हाथ जोड़कर गर्दन हिलाने लगा। अब मुझे अपने घर वाले भी घर में घुसने नहीं देते। चाचा और बापू ने कहा है, नाक कटाने के बाद अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, हमारे लिए तुम मर चुकी है। इतना कहकर वह और अधिक जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा, अच्छा तो तुम अब कहाँ जाओगी? वह बोली, पता नहीं, मेरा तो अब अपना कोई नहीं है। उसके इतना कहते ही मेरी तो जैसे बाँछें खिल गई। मैं बोला, चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चल पड़ो, मैं तुम्हारे घर वालों को समझाऊंगा। यहाँ कब तक बैठी रोती रहोगी? मेरे इतना कहते ही वह और जोर जोर से रोने लगी। कहने लगी, घर पर तुम्हारी पत्नी क्या सोचेगी? मैंने कहा, तुम उसकी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। हम दोनों घर पहुँचे तो मेरी पत्नी मुझे सवालिया निगाहों से देखने लगी। मैंने उसे इशारे में समझा दिया कि धैर्य रखो, सब बताता हूँ। मेरी पत्नी ने उसे खाना खिलाया और एक कमरे में उसका बिस्तर लगा दिया। मैंने गौरी को उस कमरे में छोड़ा और बाहर आकर अपनी पत्नी को सारी कहानी बताई। मेरी पत्नी ने कहा, यूं जवान लड़की को घर में रखना ठीक नहीं है, पास पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करके जल्दी से इसको इसके परिवार तक पहुंचा दो। मैं चाहता तो नहीं था कि गौरी मुझे छोड़कर जाए, मगर अपनी पत्नी के सामने मैंने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ जल्दी ही कुछ करता हूँ। 4-5 दिन बीत गए। गौरी मेरी पत्नी के ज्यादातर कामों में हाथ बटाती, बच्चों का भी पूरा ध्यान रखती। इसी बीच मेरी पत्नी ने कई बार उसके घर वालों का पता करने के लिए मुझसे कहा भी, मगर मैं टालता रहा और बहाने बनाता रहा। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे जोर देकर कहा तो मैंने झूठ ही बोल दिया कि मैं इसके घर वालों से मिला था, तो उन्होंने इसे ले जाने से साफ मना कर दिया है। तब मेरी पत्नी बोली, तो फिर क्या करोगे? मैंने कहा, अरे हमारे घर में किस चीज की कमी है, जैसी हम खाते हैं वही ये खा लेगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ये तुम्हारे सारे काम करवाती है। उस समय तो मेरी पत्नी चुप रही, मगर अगले दिन पड़ोस के 4-5 बुजुर्गों और गांव के मुखिया को वह घर बुला लाई और उनको सारी बात कह सुनाई। ऊपरी मन से मैं भी उनमें शामिल हो गया। फिर जब गौरी को किसी सरकारी महिला संस्थान में भेजने की बात आई तो गौरी मेरी पत्नी के पैर पकड़कर रोने लगी। कहने लगी, बहन जो भी हाथ पर रखोगी वही खा लूंगी, मगर फिलहाल मुझे यहाँ से मत भेजो। मेरी पत्नी का दिल भी उसके रोने से पिघल गया और उसकी बात मान ली। पड़ोसी भी अपने घर चले गए, हम अपने कामों में लग गए। उस दिन मैं बड़ा खुश हुआ। गौरी सब काम बड़े सलीके से करती, बच्चों का ध्यान रखती। एक दिन मेरी पत्नी को तेज बुखार आया हुआ था तो गौरी ही मेरे कमरे में मेरा खाना लेकर आ गई। उसने खाने की थाली रखी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वह बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगी, फिर धीरे से बोली,
अब मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसकी बात सुनकर तो मेरे होश जाते रहे कि इतनी खूबसूरत लड़की मुझसे इतना प्रेम करती है। फिर वह हिचकिचाते हुए बोली, अगर आपकी पत्नी आ गई तब। मैंने कहा, वह दवाई खाकर सोई है, अब नहीं उठेगी, तुम फिक्र न करो। ये पहली बार था कि हम दोनों ने अपने प्रेम का इजहार खुल्लम खुल्ला किया था। फिर तो मौका मिलते ही हम दोनों एक हो जाते। एक दिन गौरी ने मुझसे कहा, तुम अपनी पत्नी को कहीं छोड़ क्यों नहीं आते और मुझसे विवाह क्यों नहीं कर लेते। इतना सुनते ही मेरे सामने मेरे बच्चों की शक्ल घूम गई। मैंने धीरे से कहा, अगर मेरी पत्नी को इस बात की भनक पड़ी तो हम दोनों को खड़े खड़े घर से निकाल देगी। मैं अपनी पत्नी को घर से नहीं निकाल सकता। हाँ, तुम भी इस घर में आराम से रह सकती हो। मेरे जवाब से वह थोड़ी नाराज होकर कमरे से बाहर चली गई। फिर 2 दिन तक वह मुंह फुलाए रही। तीसरे दिन मैं काम से घर लौटा तो सब पड़ोसी घर में जमा थे। कुछ औरतों के रोने की आवाजें आ रही थी। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। लड़खड़ाता घर में घुसा तो आंगन में मेरी पत्नी लहूलुहान मरी पड़ी थी। पता चला कि वह कपड़े सुखाने छत पर गई तो उतरते समय सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया। बच्चे और गौरी जोर जोर से रो रहे थे। जैसे तैसे मेरी पत्नी का दाह संस्कार किया गया और 1 महीना बीत गया। अब गौरी मुझसे विवाह करने की बात कहने लगी। उधर पड़ोस की 2-3 औरतों ने भी कह दिया था कि बेटा, बच्चों को माँ मिल जाएगी, तुम्हारी भी उम्र कितनी है, क्यों ना तुम इस गौरी से शादी कर लो। मुझे तो बस यही सुनना था। सबसे सलाह मशवरा करके मैंने गौरी से विवाह कर लिया। विवाह के कुछ दिनों बाद ही गौरी का बर्ताव मेरे बच्चों के प्रति बदल गया और मेरे स्वास्थ्य में भी साथ साथ गिरावट आने लगी। मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मैं धीरे धीरे अंदर से खत्म हो रहा हूँ। मगर खुश भी था कि गौरी अब मेरी पत्नी बन चुकी थी, क्योंकि वह भला की सुंदर थी। एक दिन जब मैं काम से घर लौटा तो मेरे दोनों बच्चे मुझसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। कहने लगे, नई माँ ने हमें बहुत मारा है। मेरी बेटी मुझसे कहने लगी, बापू ये औरत नहीं है, ये डायन है। इसकी शक्ल बड़ी डरावनी बन जाती है जब यह हमको मारती है। मैंने उन्हें चुप कराया। फिर गौरी से कहा, बच्चों को तुमने क्यों पीटा? वह बोली, पूरे दिन ये मुझे तंग करते हैं, आज बस थोड़ा गुस्सा आ गया तो मैंने चांटा लगा दिया। मैंने भी बस यही सोचा कि शायद बच्चों ने शैतानी की होगी और गौरी ने इनको चांटा लगा दिया होगा। इससे अधिक मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर मेरा यह सोचना पूरी तरह से गलत था। अगले दिन घर आया तो मेरी जान से प्यारे बेटे को वह डंडों से पीट रही थी। संयोगवश उस दिन मैं जल्दी घर आ गया था। मेरे पहुंचते ही गौरी शांत हो गई और बच्चे मुझसे लिपटकर बिलख बिलख कर रोने लगे। मेरी बेटी लगातार उस दिन भी यही कह रही थी कि बापू यह डायन है, यह डायन है। पहले तो मैंने बच्चों को चुप कराया, फिर अपने गांव के एक बुजुर्ग के पास पहुंचा जो झाड़ फूक वगैरह का काम करता था। जब मैं उसके पास जाकर बैठा तो वह चौंक कर बोला, हरिराम, तुम्हें हो क्या गया है? तुम बड़े कमजोर हो गए हो। मुझे तो तुम पर कुछ और ही गुमान हो रहा है। मैंने कहा, काका आप क्या कहना चाहते हैं? फिर वे मुझे अपने घर के कमरे में ले गए जहां सिर्फ एक चटाई बिछी हुई थी। उन्होंने मुझे चटाई पर बैठने का इशारा किया तो मैं वहां बैठ गया। फिर उन्होंने एक बोतल से पानी लेकर मेरे ऊपर छिड़क दिया। फिर मुझे वे हैरत भरी नजरों से देखने लगे। मैंने कहा, क्या हुआ काका? वे बोले, तुम पर किसी प्रेत का साया है। मैंने परेशानी से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? वे बोले, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। फिर हम दोनों हमारे घर आ गए। उनके हाथ में एक थैला भी था जिसमें वे अपने झाड़ फूक का सामान रखते थे। घर पहुँचने पर गौरी ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सब सच सच बता दिया। इस पर गौरी बड़ा गुस्सा हुई। वह मुझसे बोली, इन ढोंगियों को मैं खूब जानती हूँ,
ये रुपए ऐंठने के चक्कर में कहीं भी मुंह उठाकर चले आते हैं। गौरी की इस बात पर मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उसके मुंह पर एक चांटा जड़ दिया, मगर अगले ही पल उसने जवाब में मेरे मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारा कि मैं कमरे से बरामदे में जा गिरा। आज मुझे यकीन हो गया कि मेरी बेटी ठीक कह रही थी कि यह डायन ही है, वरना औरत में इतनी ताकत कहाँ। तब तक काका मुझे उठाने लगे। मैंने उनसे कहा, काका, मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वे कहने लगे, कोई बात नहीं हरिराम, तुम उस कमरे में चले आओ। मैं उनके साथ दूसरे कमरे में चला गया। फिर उन्होंने मुझे अपने थैले से निकालकर एक शीशा दिया। कहा, रात में जब ये सो जाए, इस शीशे में अपनी पत्नी का चेहरा देखना, सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैंने शीशा तो ले लिया, मगर मन में यह सोच रहा था कि ऐसा वैसा कुछ न हो, क्योंकि मैं गौरी से बड़ा प्रेम करता था। आगे वे कहने लगे, देखो हरिराम, तुमको या तुम्हारे बच्चों को अगर यह मारती तो कब की मार चुकी होती। लगता है इसका इरादा कुछ और ही है। अब मैं चलता हूँ, कल तुम मुझे हकीकत बताना, फिर इसका कुछ इलाज किया जाएगा। काका तो चले गए, मगर मैं बेचैनी से रात होने का और उसके सोने का इंतजार करने लगा। रात में जब वह सोई तो मैंने काका का दिया हुआ शीशा अपनी जेब से निकाला और उसके सामने कर दिया। फिर जब उसकी शक्ल उस शीशे में देखी तो डर के मारे मेरा कलेजा मुंह में आ गया। उसकी शक्ल बड़ी डरावनी और भद्दी लग रही थी। उसके दांत बाहर निकले हुए थे, हाथ पैर मोटे खुरदरे और बड़े बड़े नाखूनों से लदे हुए थे। एक भद्दा सा वजूद वहां लेटा हुआ था, जिसे देखकर कोई भी डर के मारे अपनी सांसें छोड़ दे। मैंने शीशे को जेब में डाला और कमरे से बाहर दौड़ आया। वह रात मैंने जैसे तैसे काटी। सुबह हुई तो मैं बच्चों को तैयार करने लगा। गौरी ने पूछा, बच्चों को कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कहा, कुछ दिन इन्हें इनकी नानी के घर छोड़कर आता हूँ, तुम्हें भी कुछ आराम मिल जाएगा। इस बात पर गौरी बड़ी खुश हुई। बच्चों को लेकर पहले तो मैं उनकी नानी के पास पहुँचा और बच्चों को छोड़कर सीधा काका के पास जा पहुँचा। वे अपनी बैठक में बैठे थे। मैंने उन्हें सारी बातें बताई। जब गौरी मुझे पहली बार मिली थी तब से लेकर के अब तक की सारी कहानी सच सच उनको बता दी। वे कहने लगे, हरिराम, तुम्हारी पत्नी एक प्रेतनी है, डायन है। उसी ने तुम्हारी पहली पत्नी को मारा है। उसी के कारण तुम्हारी सेहत खराब हो रही है। ये शैतानी शक्तियाँ इंसानी भेष बनाकर बस्तियों में दाखिल होती हैं। कुछ का इरादा तो लोगों को मारकर उनका खून पीना होता है और कुछ इंसानों को तंग करने के लिए आती हैं। मैंने कहा, तो काका अब उससे छुटकारा कैसे पाया जाएगा? तब काका ने एक अलमारी से 2 शीशियां और एक ताबीज निकालकर मुझको दे दिया। कहा, एक शीशी में पानी है, जिसे तुम घर जाकर हर जगह छिड़क देना। दूसरी शीशी में मिट्टी का तेल है। जब वह रात में सो जाए तो उसकी चारपाई के चारों ओर डाल देना। फिर आग लगाकर चटकी से दरवाजा बंद करके दरवाजे पर यह ताबीज बांध देना। शायद तुम्हारा काम बन जाएगा। पर याद रखना, चाहे वह कितनी भी चीखें मारे, पर तुम दरवाजा न खोलना, वरना पता नहीं वह कितनों को मार डालेगी। धड़कते दिल से मैं दोनों शीशियां और ताबीज लेकर घर पहुंच गया। पहले तो मैंने उन शीशियों को छिपाया और फिर ये बहाना बनाकर लेट गया कि मेरी तबीयत खराब है। मगर लेटे लेटे रात होने का इंतजार करने लगा। उसने खाना भी लाकर रखा, मगर मैं टस से मस न हुआ। डर से मेरी घिंगी बंधी हुई थी। रात होते ही वह मेरे पास आकर लेट गई। मैंने कहा, गौरी, मुझे बुखार है, तुम्हें भी बुखार हो जाएगा। आज तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने उससे प्यार से बात की तो वह मेरी बात मान गई और वह दूसरे कमरे में जाकर सो गई। जब मुझे लगा कि वह शायद सो गई होगी तो मैं धीरे से उठा और पानी की शीशी लेकर घर में छिड़काव करने लगा। उसके बाद तेल की शीशी निकाली और डरते डरते उसकी चारपाई के चारों ओर तेल डाल दिया। माचिस की तिल्ली तेल को दिखाई और उल्टे कदमों भागकर दरवाजा बंद करके बाहर उस ताबीज को बांध दिया। तब तक आग भड़क चुकी थी।
2 पल बाद ही चीखों की आवाजें आने लगी। पहले तो वह अपनी आवाज में चीखती रही, मगर फिर उसकी चीखें डरावनी होने लगी। उसने दरवाजे को भी खूब पीटा, मगर मैं तो डर के मारे खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। काफी देर बाद उसकी आवाजें आनी बंद हो गई, मगर हल्का सा धुआं दरवाजे के नीचे से बाहर आ रहा था। सुबह होने तक मैं उस कमरे के दरवाजे के पास बैठा रहा। सुबह हुई तो दौड़ा दौड़ा काका को बुलाकर लेकर आया। उसने मेरे घर आकर दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि सामने राख का ढेर पड़ा था। चारपाई भी जल चुकी थी। काका ने मुझसे कहा, अब इस राख को बोरे में भरकर अभी किसी नदी नाले में बहाओ। मैंने वैसा ही किया। उसके बाद काका की देख रेख में मेरे घर की मैंने सफाई की, अगरबत्तियां जलाई गई और काका के दिए हुए जल का छिड़काव किया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम्हारे घर में किसी तरह का कोई डर नहीं है। अपने बच्चों को चाहो तो तुम यहाँ अकेले भी छोड़ सकते हो, कुछ नहीं होगा। हाँ, मगर आगे से ध्यान रखना, रात में कभी वीरानियों में अकेले नहीं ठहरना। मैंने उनके पैर छुए और दिल से शुक्रिया कहा। मन ही मन आगे से ऐसी गलती न करने की कसम भी खाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।